हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोग ने अपनी यूनिट 1 अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी एंड देयरफॉर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 2। सो मूविंग विद दैट हम लोग LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हिस्ट्री। यूनिट 2 की हम बात करें तो ऑब्वियसली नाम तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट। सो यूनिट 2 का नाम है डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया। अब ब्रिटिश का ही क्यों पढ़ रहे हैं और लीगल सिस्टम क्या है थोड़ा सा जिसके बारे में जानेंगे, पर उससे पहले चलो हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं। आपके सिलेबस में ब्रॉडली 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें कि पहला है चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो कंपनी के चार्टर्स में जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज़ आर कंसर्न, तो वो है 1600 का, 1661 का एंड 1753 का। यस, टाइम लैग है बीच में, काफ़ी चीज़ें हुई होंगी। सो वो आपके अलग अलग टॉपिक्स में कवर है। जैसे कि उसी के बीच में ये जो चार्टर्स आए उसके बीच में ही सेकेंड टॉपिक आ जाएगा, लाइक सेटलमेंट, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, ये सारे आ जाएंगे आपके। कोड्स की बात करें सो जैसे कि ये जो मेयर कोड दिया हुआ है 1687 का और 1726 का, ये भी चार्टर से आए थे, चार्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द क्राउन। वो हम बाद में बात करेंगे किसके किसके। लेकिन सी ईयर वाइज अगर देखें तो क्रोनोलॉजी कहीं और चल रही है और आपके सिलेबस में एज अ होल टॉपिक दे के रखा हुआ है। इससे पहले चार्टर हो गया, सेटलमेंट हो गया, फिर कोड्स की बात कर ली कि कोड्स में कौन से कोड्स पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है मेयर कोड ऑफ 1687 एंड ऑफ दैट ऑफ 1726 एंड ऑल्सो सुप्रीम कोड ऑफ 1774। अभी सुप्रीम कोड ऑफ 1774 कहाँ से आया? रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। सो एक्ट वाले हमारे अलग टॉपिक बन जाता है, जो कि है मेन स्टैट्यूट्स का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद सेटलमेंट एक्ट 1781 एंड लास्टली पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये 3 एक्ट हमें अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स। इसी पीरियड के दौरान व्हेन ऑल दीज एक्ट्स वर गोइंग ऑन, इसी पीरियड में हमें 3 कॉन्फ्लिक्ट पढ़ने को मिलेंगे, दैट इज़ राजा नंद कुमार, पटना केस एंड कौसीचूरा। ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। गवर्नर जनरल की बात करें तो 3 गवर्नर जनरल हमारा मेन कंसर्न है, जिनके नाम देके रखे हुए हैं आपके सिलेबस में एंड इन्होंने क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, क्या प्लान लाए, कौन सा वो डेवलपमेंट करवाना चाहते थे या क्या क्या चीज़ें की उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इन द लीगल सिस्टम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है। पहले हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनके 3 प्लान्स थे। प्लान नंबर 1 1772, प्लान नंबर 2 1774 एंड थर्ड प्लान वॉज ऑफ 1780। यू कैन हैव अ लुक इन योर सिलेबस ओनली। देन जुडिशियल प्लान ऑफ आते हैं कॉर्नवालिस के। कॉर्नवालिस के आते हैं 1787 का, 1790 का और 1793। 93 वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इसी से आया था कॉर्नवालिस कोड, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट आते हैं विलियम बेंटिंग पे। ही वॉज अ रिफॉर्मर। ये एक अच्छे गवर्नर जनरल हम मान सकते हैं। तो इनके रिफॉर्म हमें पढ़ने हैं कि इन्होंने जैसे कि एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा में इन्होंने क्या रोल प्ले किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये तो 3 टॉपिक हैं। बाकी भी इन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म्स थे जो किए। फॉर एग्जाम्पल ठगी सिस्टम होता था उस टाइम पे, उन्होंने उसको भी इरेडिकेट किया था। सो 3 गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जुडिशियल प्लान्स, उनके रिफॉर्म्स। बाकी इंटरमिक्सिंग है आपका सिलेबस, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। किस तरीके से चलेंगे? विल कंडक्ट आवर क्लासेस एज पर द नीड। जहाँ पे बताना होगा बीच की हिस्ट्री वहाँ पे बता देंगे थोड़ी सी, और फिर हम अपने टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करेंगे। सी दिस इज़ मॉडर्न इंडिया। आज मतलब ये यूनिट 2 मॉडर्न इंडिया है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो ज़्यादा फैक्ट्स भी आएंगे, ज़्यादा ईयर भी आ जाएंगे एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप टाइमली रिवाइज नहीं कर रहे हैं और अपने माइंड में कंफ्यूजिव चीज़ें बना रहे हैं। What I am here for, I'll try कि मैं जितनी से जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी दूर कर सकूं वो करूँगी।
I will explain you in as simple terms as it is possible through flow chart or whatever it takes. And रही बात total number of lectures की, लेक्चर डिवाइड करने की, सी लेक्चर डिवाइड नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि टॉपिक्स आपके ना, आई टोल्ड यू ना, थोड़ी सी हिस्ट्री बीच में है, थोड़ी सी नहीं है, कभी बीच में बताना पड़ सकता है कोई और टॉपिक, इसलिए इसको हम इतना वाटर टाइट सेपरेशन नहीं कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू ओवरऑल it will take approximately 10 lectures, so be prepared with that. 10 लेक्चर हैं, नंबर पे मत जाओ, कंटेंट पे जाओ. सो अपने हिसाब से स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नीड टू प्रिपेयर करना, बट उतना भी स्लो मत रहना, पेस के साथ चलना, वीडियोस के साथ चलना, अपना काम करते रहना, रिवाइज करते रहना. बहुत हो गया. मूविंग टू व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विथ. ऑब्वियसली हम पहले देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट वी कैन हैव अ गुड आइडिया. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में, जैसे कि आपका देख रहे होगे, सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट पे क्वेश्चन, वो भी क्रिटिकली एग्जामिन दिया है. दैट मीन्स यू हैव टू टेल इट्स पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव. बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछ सकते, मतलब क्या लिख सकते हैं, बैकग्राउंड लिखेंगे, क्या रीजंस थे, क्यों आया, उससे क्या क्या चीज़ें हुई, चेंजेस हुए, जैसे प्रोविजंस हो गया. एंड थर्डली क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली क्रिटिकल एग्जामिन करना है तो हमें उसकी ड्रॉबैक्स बताने पड़ेंगे कि क्या चीज़ें थी या क्या चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली सेटलमेंट एक्ट आया 1781 वाला और फाइनली पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का. सो ये सारी चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, एक में ईयर दिया हुआ है 2018 का है, दूसरे में ईयर नहीं दिया है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो सिलेबस है वो बार बार रिवाइज होता रहा है, सेमेस्टर वाइज चेंज होता रहा है. सो इसलिए उसको पर्टिकुलर ईयर नहीं दिया है. बट येस, 2 बार अलग अलग टाइम आपके राजा नंद कुमार का केस पूछा गया है, उसके फैक्ट्स, उसके इश्यूज, उसके डिसीजन. दैट मीन्स केस आपका ये इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू प्रिपेयर इट टू द फुलेस्ट. इसमें फैक्ट्स हैं, दैट मीन्स रटने को तैयार हो जाओ, तब की तब देखेंगे. मूविंग अहेड विद दैट, हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं जो आए हुए हैं वो जैसे कि आपका आया है चार्टर ऑफ 1600, मतलब जो चार्टर्स हैं हम ये कह सकते हैं कि 1600 का, 1661 का शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं हम. ओके, सो सेकेंड क्या आया हुआ है, मेयर्स कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर द चार्टर ऑफ 1726. 2 मेयर कोर्ट दिए हुए हैं, 1726 का शॉर्ट नोट पे पूछ लिया है. थर्ड इज प्रोविजन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, ईयर 1784. फोर्थ आया आपका जुडिशियल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग. अब ईयर नहीं दिया है जुडिशियल प्लान का, दैट मीन्स वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड जो भी तीनों प्लान दिए हुए हैं वो तीनों के तीनों लिखने होंगे शॉर्ट नोट में भी. दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज इन योर राइटिंग. शॉर्ट नोट शॉर्ट ही रहना चाहिए, ठीक है. देन फिफ्थ इज योर जुडिशियल प्लान ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑफ 1790. अब इसमें इन्होंने ईयर दे दिया है, सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दैट ईयर कि उसमें क्या चेंजेस हुए, उसमें क्या चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, क्या मॉडिफिकेशंस की है. आई होप यू आर गेटिंग द पैटर्न. यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे थे. अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये सोचें कि चलो एक मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो हो सकते हैं. So let us have a look. First of all, main provisions of Charter of 1687 and 1726. अच्छा, चार्टर आपके 3 ऊपर दिए हुए थे, 1600, 1661 एंड दैट ऑफ 1753. बट यहाँ पे क्वेश्चन हमने जो पूछ लिया है वो है मेन प्रोविजन ऑफ चार्टर ऑफ 1687 एंड 1726. वाई सो? बिकॉज ये दोनों चार्टर हैं जिनसे मेयर कोड इस्टेब्लिश हुआ. ये तो आपके हिंट के लिए लिखा है ब्रैकेट में मेयर कोड. अगर कभी क्वेश्चन आना हुआ तो ऐसे नहीं पूछेंगे मेयर कोड क्या पता ना दें. सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि कौन से चार्टर से क्या चीज़ें आई हैं या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट सी सेकेंड क्वेश्चन आई हैव कॉपीड देयर, राजा नंद कुमार केस. ये आपको लॉन्ग में प्रिपेयर करना है, कीप इन माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड एज अ लॉ स्टूडेंट केसेस तो अब नॉर्मल चीज़ें हैं आपके लिए. थर्ड इज डिस्कस द जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ 1772 ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स.
सो वॉरेन हेस्टिंग्स का रिफॉर्म भी पूछ लिया है। शॉर्ट नोट में चार्टर एक्ट्स पूछ सकते हैं किसी भी ईयर का, रेगुलेटिंग एक्ट हो सकता है, पिट्स इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जुडिशियल प्लान एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकते हैं। सो इट वॉज जस्ट अ मॉडल पेपर, तो हमें इसको ध्यान में रखना है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें नहीं पढ़नी है, वी हैव टू कवर अवर होल सिलेबस। सो बढ़ते हैं, चलिए आज क्योंकि मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना है चार्टर, स्टार्ट करना है ब्रिटिश लीगल सिस्टम, सो लेट अस हैव अ लिटिल बिट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज एन इंट्रोडक्शन। यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दिस, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। स्टोरी टाइम है, ये आपका सिलेबस नहीं है, बट स्टोरी टाइम है, एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है इसीलिए। ओके, सो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड पे आते हैं। तो सी 14th to 17th सेंचुरी दैट वाज अ पीरियड ऑफ रेनेसा इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब रेनेसा में क्या होता है? रेनेसा में रिवाइवलिज्म होता है, लोगों के दिमाग खुल रहे थे, अवेकनिंग हो रही थी, क्वेश्चनिंग हो रही थी, इंक्वायरिंग हो रही थी। किस चीज़ पे हो रही थी? क्वेश्चन लोग कर रहे थे ऑन दी चर्च, अथॉरिटी ऑफ चर्च, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। बट हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू इंडिया, we'll have a look. So ट्रेडिंग होने लगी, बाहर लोग अलग अलग रास्ते खोजने लगे, जगह खोजने लगे, एडवेंचर लोगों का एक पार्ट टाइम क्या बोलते हैं उसको, एक हॉबी हो गई, उनको जाना पसंद था, उनको अलग अलग चीज़ें खोजना पसंद होने लगा। सो ट्रेड बढ़ा, मर्केंटाइलिज्म बढ़ा, कमर्शलाइजेशन बढ़ा एंड फाइनली कॉलोनियलिज्म भी एक उसी का बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। बट जो इन सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा ब्लॉक्ड, दैट इज़ एडवेंचर। एडवेंचर हुआ, ठीक है, निकलते हैं अलग अलग जगह खोजने, बट जोग्राफिकल डिस्कवरीज भी होने लगी और ज़्यादा। एक तो कारण था रेनेसा, दूसरा कारण था कि 1453 में जो ऑटोमन टर्क्स थे, टर्की वाला जो एरिया था एंड ऑल्सो इन एडिशन टू एडसेंट एरियाज, जो ऑटोमन टर्क्स थे उन्होंने एक प्लेस थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको अटैक किया था। अब आज आपका होमवर्क ये होगा, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, कि आप एक बार एटलस उठा के ये देखेंगे कि कॉन्स्टेंटिनोपल की लोकेशन कहाँ पे है। क्योंकि जब ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया तो बेसिकली जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट वाला जो लैंड रूट था जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था वो ब्लॉक हो गया। अब लैंड रूट ब्लॉक हो गया तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे, हम सी रूट ढूंढेंगे। सी फायरिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाने लगी। देयरफॉर यूरोपियंस ने स्टार्ट किया एक दूसरा रूट खोजना कि वो इंडिया की तलाश में अब सी रूट खोजने लगे थे। तो कॉन्सिक्वेंटली पता है केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो इंडिया पहुंच ही गए। फर्स्ट वन वॉज 1498 वास्को डी गामा, जो कैलिकट या प्रेजेंट डे कोझिकोड में पहुंचे थे। सो पहले आए पोर्चुगीज, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिशर्स एंड फिर आए फ्रेंच। सब लोग कहीं ना कहीं टेरिटोरियल पोजीशन चाह रहे थे, एडवांटेजेस चाह रहे थे, बहुत कुछ चाह रहे थे। अल्टीमेट विनर कौन हुए? ब्रिटिशर्स। इसीलिए हम ब्रिटिश लीगल सिस्टम पढ़ते हैं, इसीलिए हम उसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, किसी और का डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही लीगल सिस्टम डेवलप कैसे हुआ है वो पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही सिस्टम था जो हम लोग को एज अ लेगेसी मिल गया है। अब लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लेट्स हैव अ लुक कि लीगल सिस्टम डेवलप कैसे हुआ या क्या चीज़ें ओवरऑल समराइज्ड फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो इसके लिए चलिए आज हम ब्रीफ एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें कंडक्ट हुई। आज सारी स्टोरी है, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली ध्यान रखनी है, कुछ नहीं, हाँ मतलब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बट आज सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है। कल से हम लोग अपना एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चार्टर ऑफ 1600। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैकग्राउंड अपना दिमाग में क्लियर नहीं रखोगे चीज़ें कंफ्यूजिव हो जाएंगी, वो नहीं करना है, ठीक है। कम ऑन लेट्स सी। सो ब्रिटिशर्स अल्टीमेट विनर्स थे, उनको पता था उनको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। सो उन्हें ये भी धीमे धीमे रियलाइज़ हो गया कि अगर हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन
इस जगह पे, इस टेरिटोरियल पोजीशन पे इस्टेब्लिश करना है तो हमारा जुडिशियल सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो धीमे धीमे उन्होंने उसके ग्रोथ, उसके इवोल्यूशन और उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अब दिया तो दिया, बट इस पूरे प्रोसेस में दो चीज़ें डेवलप हुई। एक था सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जिसे हम इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड है हमारे लॉ, जो कि कोडिफिकेशन हुआ लॉज का। अब पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को हम 5 फेजेस में पढ़ लेंगे। दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट यूनिट 2 बट मिक्सचर ऑफ ऑल, जो अभी हम पूरा लीगल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट जो फेज था वो आपका स्टार्ट होता है एज अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज, एंग्लो इंडियन पीरियड। बहुत प्रिमिटिव था, बहुत ही रुडिमेंट्री था। स्टार्टिंग थी, 3 प्रेसिडेंसीज बेसिकली मिल गई थी, या 3 सेटलमेंट्स कह सकते हैं गवर्न करने को मिल गए थे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को करना था, किनको? कंपनी को, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब कंपनी के पास उस टाइम उतने कोई प्रोफेशनल्स होते नहीं थे। सो नॉर्मल जो उनके मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते थे जो वहाँ पे काम करते थे, उनको ही जज बना के बिठा दिया जाता था कि नाउ यू आर जज, आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। उनके पास कोई एज सच डिग्री नहीं है, कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, बट देन ऑल्सो दे आर कैरिंग ऑन दिस वर्क। अब ये वर्क दोनों पे चलता था, नेटिव्स पे भी और इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स पे भी। सो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव स्टेज पे था ये। प्लस इस टाइम पीरियड में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट थे ही नहीं। ऑल इन ऑल, मतलब जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो काम कर रहा है कंपनी के लिए, वही जस्टिस डिस्चार्ज कर रहा है। दैट इज़ वाई देयर वॉज नो सेपरेशन। सेकेंड फेज आता है हमारा एंग्लो इंडियन लीगल हिस्ट्री का। सी ना, एंग्लो इंडियन लीगल हिस्ट्री का, दैट इज स्टार्टिंग विद द रेगुलेटिंग एक्ट, दैट इज ऑफ 1773। एंड ऑब्वियसली 1773 में ही दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करना है। तो सुप्रीम कोर्ट आ गया हमारा बंगाल में, दैट इज़ कैलकाटा में 1774 में। कैलकाटा उस टाइम पे फोर्ट विलियम जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस हुए कि अब इंग्लिश जजेस आ गए, प्रोफेशनल थे वो, प्लस इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंगली ही रूल्स को फॉलो करना था, प्रोसीजर्स को फॉलो करना था। सो थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली हुआ। स्लोली एंड ग्रेजुअली जुडिशरी यहाँ पे सेपरेट हुई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। बट इस चीज़ से एग्जीक्यूटिव नहीं खुश थे, क्योंकि उनकी अथॉरिटी थी पहले कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है वही जस्टिस का काम देख रहा है। अब यहाँ पे जुडिशरी वालों को अलग कर दिया गया, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गई, कुछ क्लैशेस स्टार्ट हो गए। सो ये चीज़ें रिजॉल्व हुई विद द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, जब एक्चुअली पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया था जुरिस्डिक्शन को। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होगा। थर्ड फेज कब होता है? when there is an evolution of Anglo-Indian judicial institutions that starts from 1772। institutions कैसे स्टार्ट हुए? क्योंकि 1772 में कंपनी ने बंगाल की जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना स्वीकारा था, या उसने स्टार्ट कर दिया था। अब अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसने कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए। उस टाइम पे जैसे उनको कहते थे अदालत, आज भी कहते हैं बट उसी टाइम का वर्ड है, अदालत कहते थे। अब इस सिस्टम ऑफ अदालत को भी बहुत सारे चेंजेस हुए, मतलब इस सिस्टम ऑफ अदालत में बहुत सारे चेंजेस हुए। इन चेंजेस को करने में जैसे कॉर्नवालिस और बेंटिंग जैसे लोगों का हाथ आता है। अब ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि कॉर्नवालिस और बेंटिंग का ही नाम क्यों दिया है, क्योंकि यस उनके ही जुडिशियल प्लान रिफॉर्म हमें ध्यान में रख के अपना पढ़ना है। ओके, फोर्थ फेज आता है आपका, दैट स्टार्ट्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में, उसके बाद फिर हाई कोर्ट स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाई कोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मतलब आज का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसका अगर हम प्रीवियस मोड या पुराना एक मॉडल देखना है तो वो हाई कोर्ट्स वाला सिस्टम था, इसलिए ये हमारा फोर्थ फेज होता है। फिफ्थ फेज होता है जब इवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल होगा। किंग की काउंसिल होती थी एंड दैट वाज द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील। कहीं कोई अपील देनी है, हाईएस्ट कोर्ट
जैसे आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट है ना, उस टाइम पे इवोल्यूशन के टाइम पे प्रिवी काउंसिल हुआ करता था एज एन अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील। सो अब इसके पूरे इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के साथ साथ लॉज का भी डेवलपमेंट हुआ ऑब्वियसली। कैसे? आफ्टर 1833 चार्टर जो आया था, उसके बाद से फिर कॉन्शियस एफर्ट्स होने लगे कि यस लॉ का कोडिफिकेशन करना है। सो बहुत सारे नंबर ऑफ कोड्स इनैक्ट किए गए। कौन कौन से कोड थे? कॉर्नवालिस कोड था सबसे पहला तो, और आते जाएंगे हम और फिर पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से कोड थे जो इस टाइम पीरियड पे डेवलप हुए और इनैक्ट किए गए, जो आज भी हमारे पास हैं। फाइंड इट आउट। चलो ये भी सेकेंड होमवर्क अपने पास रख लेना, ढूंढ के रखना, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव अ कंफर्मेशन कि ये जब हम पढ़ेंगे तब मैच करना कि कितना सही थे, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद प्रिवी काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील। जैसे कि अभी हमने बताया, आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट है एज एन अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील, उस टाइम पे प्रिवी काउंसिल होता था। सो आज का जो हमारा मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो हमारे पास है, वो बेसिकली वही सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया और वो छोड़ के चले गए। ऑब्वियसली अच्छा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में आ गया, बट आज भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देख लेंगे, और अच्छाइयाँ तो आपको आज भी देखने को मिलती हैं। यू आर परसुइंग लॉ, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छाई होगी। ओके, सो एज अ लॉ स्टूडेंट आपको लीगल हिस्ट्री ज़रूर जाननी चाहिए, बिकॉज किसी एक पर्सन या किसी एक दिन में तो बन नहीं गई है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ माइंड्स, जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट लीगल सिस्टम है। सो इसी वजह से हम इस डेवलपमेंट को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग्स में अपना काम करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, 1600 का जो चार्टर है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। इस क्रोनोलॉजी को आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो, इस वजह से टेक अ नोट ऑफ इट। इस क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को या तो पेपर पेन पे लिख लो या प्रिंट आउट निकाल लो, वट एवर सूटेबल टू यू। प्लेस इट बिफोर यू। जब भी हिस्ट्री पढ़ने बैठो, मतलब ऑफ कोर्स लॉ हिस्ट्री पढ़ने बैठो, तो इस क्रोनोलॉजी को अपने सामने रखो, या जहाँ कहीं भी पढ़ते हो प्लेस इट देयर, चिपका लो दीवार पे, सो दैट बार बार देखोगे ना तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी और आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ें, या फॉर एग्जांपल कौन सा चार्टर किस चीज़ से कनेक्ट करता है, एंड कौन सा ईयर किस पर्टिकुलर पर्सन से या गवर्नर जनरल से कनेक्ट करता है। इट इज़ अ सजेशन, बट इट इज़ अ वेरी गुड सजेशन, आई नो इट, डू इट, ठीक है। गोइंग विद दिस क्रोनोलॉजी, 1556 to 1605 मुगल एम्परर अकबर वॉज रूलिंग। अब 1600 से हमारी बेसिक चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का चार्टर आया, जिसकी वजह से लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। 1609 में जेम्स वन ने एक और चार्टर ग्रांट किया। खुश हो गए थे, वैसे बोला गया था कि 15 साल बाद, ये चलो हम लोग प्रोविजंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट फिर भी एज अ स्टोरी सुनो। बोला गया था 15 साल बाद बताया जाएगा आपका रिन्यूअल होना होगा तो। लेकिन 1609 में क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, तो जेम्स वन खुश हो गए और सोचा कि चलो एनकरेज करते हैं लोगों को कि और अच्छा काम करो, तो उन्होंने एक रिफ्रेश्ड चार्टर उनको प्रोवाइड कर दिया। 1612 में विद इन द इवेंट्स वर गोइंग ऑन, सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू दिस राइट अप, ठीक है। देन 1613 में मुगल एम्परर जो थे, उनका फरमान मिल गया इंग्लिश पीपल को, जिससे उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल गई। प्रिविलेजेस एज एन आप टेरिटरी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कॉइन मिंट कर सकते हैं, ऐसे प्रिविलेजेस मिल गए। आपका फ्री हैंड रहेगा, आराम से ट्रेड करिए, कोई रोक टोक नहीं होगी, अपने लॉज फॉलो करिए। सो ऐसी चीज़ें करके मुगल एम्परर्स ने ही उनको एक लीवेज दे दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ी सी जगह दी जाए बैठने को,
अब आउट ऑफ कर्टसी अगर दूसरा बोल थोड़ा शिफ्ट हो जाए कि बैठिए बैठिए बैठिए, तो कोई क्या करेगा, फैल के बैठ जाएगा। वैसे ही फैल के बैठ गए ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं हम 1614 पे। 1614 पे सर थॉमस रो आए। 23 में चार्टर एक और आया, उसकी वजह से भी काफ़ी चेंजेस हुए थे। विद द प्रोसीडिंग्स वी विल सी। 39 में while the events were still going on, see 1600 का चार्टर अभी पढ़ा, मतलब ऊपर देखा। 1661 का जो कि आपका पहला टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक है, अभी तक कि वो आया नहीं है, बट आपके इवेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। 39 में मद्रास फाउंड हो गया। कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन किया होगा, कुछ तो प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि सेटलमेंट्स में हमें यही देखना है कि मद्रास का सेटलमेंट कैसे चला। सो ये चीज़ इसीलिए हम क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई इंटेंशन कि आई एम जस्ट नॉट वेस्टिंग टाइम, नॉट योर्स नीदर ऑफ माइन, बट इसको एक अच्छे वे में देखो। यू विल हैव अ मोर क्लैरिफाइड व्यू ऑफ अरेंजिंग योर टॉपिक्स एंड रीडिंग देयर बाय। ठीक है, सो 14 में सर थॉमस रो आए, उन्होंने भी प्रिविलेजेस ले ली बहुत सारी। 23 में चार्टर इशू हुआ। 39 में मद्रास फाउंड हो गया। अब 61 का उसके बाद चार्टर आ जाता है, जो कि चार्ल्स सेकंड का है। इसमें पहली बार जुडिशियल पावर्स मिल जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली। 66 में मद्रास वॉज रेज टू द लेवल ऑफ प्रेसिडेंसी। 69 में क्या हुआ, बॉम्बे मिल गया ब्रिटिशर्स को एज अ पार्ट ऑफ डाउरी। 72 में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बन गया बॉम्बे में। 1683 में चार्ल्स सेकंड जो थे, उन्होंने कंपनी को एम्पावर किया कि यस यू कैन एस्टैब्लिश एडमिरल्टी कोर्ट एंड मेयर्स कोर्ट। मेयर कोर्ट आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया गया है। एडमिरल्टी कोर्ट एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, बट विद द इवेंट्स हम लोग इस नाम पे आएंगे, इसमें देखेंगे कि कौन थे जो एडमिरल्टी कोर्ट को चला रहे थे। ओके, फिर 1686 में आपके एडमिरल्टी कोर्ट स्टैब्लिश होने लगते हैं। 87 में मद्रास में कॉरपोरेशन फॉर्म होता है, जिस कॉरपोरेशन का हेड होता है मेयर। अब यहाँ से मेयर्स कोर्ट का नाम आता है, जो कि मद्रास में इस्टेब्लिश होता है। सो नाउ यू नो कि मेयर कोर्ट को मेयर्स कोर्ट को मेयर कोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुई थी जिसका हेड था मेयर। पहला मेयर्स कोर्ट आया मद्रास में। 1690 में कैलकाटा फाउंड हो गया। 1693 में कंपनी का चार्टर रीइशू किया गया, उसका मतलब रिन्यूअल 10 ईयर बढ़ा दिया गया कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। 1698 में एक और कंपनी को अप्रूवल मिल गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। और 1708 में जो दो कंपनियां वर्क कर रही थी उनको सिंगल एंटिटी बना दिया गया, ताकि ब्रिटिशर्स की ओर से अगर कोई कंपनी काम करे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी हो, दो नहीं। इसलिए 1708 में दोनों को एक कर दिया गया। मूविंग एड विद दैट 1718 में कोड ऑफ जुडिकेचर को रीस्टार्ट किया गया बॉम्बे में। 1726 में जॉर्ज वन का चार्टर आया, जिसकी वजह से मेयर्स कोर्ट अभी तक की जो सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों ने पढ़ा ना मद्रास में था, अब उसको प्रेसिडेंसीज में, मतलब तीनों प्रेसिडेंसीज में इस्टेब्लिश होने का बोल दिया गया। मतलब बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। मतलब मद्रास में तो था ही, बट स्टिल मद्रास में जो चल रहा था वो कंपनी का बनाया हुआ था। अब जो चार्टर आया है वो क्राउन ने कहा है, वो किंग की साइड से आया है। अब एक अथॉरिटेटिव पोजीशन उसको ज़्यादा मिल चुकी है मेयर्स कोर्ट को। विल सी जब टॉपिक आएगा तो फिर से रिवाइज यही सारी चीज़ें करवाएंगे, बट कीप इन माइंड 1746 में मद्रास को फ्रेंच अटैक कर देते हैं, अपने ऑक्यूपेशन में ले लेते हैं। 49 में छूट भी जाता है, मद्रास फिर से आ गया ब्रिटिशर्स के पास। अब इन 3 सालों में उसके जस्टिस सिस्टम का तो बिल्कुल ही बैंड बज गया। फ्रेंच थे, वो क्या ही करते, वो ब्रिटिश सिस्टम को ना फॉलो कर रहे होंगे, या अगर कुछ नहीं भी हो रहा होगा तो कौन वो होगा जो अपने आप से एडमिनिस्ट्रेशन करने का जिम्मा ले लेगा कि हाँ हम करवाते हैं।
ऐसा नहीं होता है। तो उस जगह का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया था एक हिसाब से। सो फाइनली 53 में चार्टर आया। इन मेयर्स कोड को रीस्टैब्लिश किया गया, जहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी थी वहाँ मॉडिफाई किया गया। जहाँ पे जैसे मद्रास में उसको री इन्वाइगरेट करना था, दोबारा से उसमें एनर्जी डालनी थी, वो डाली गई एंड फिर से ये सिस्टम वर्कआउट करने लगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। 64 में बक्सर हो जाती है। 65 में क्लाइव आ जाते हैं बंगाल में। एंड मुगल एम्परर जो उस टाइम का शाह आलम था, he gave the Diwani rights to Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company। मतलब अब कंपनी के हाथ में थी दीवानी की पार। That means the company became the de facto territorial sovereign in Bengal। रोक टोक मिनिमाइज्ड, समझ लो नील, दीवानी हाथ में आ गई है, रूल वो खुद ही करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल। ध्यान रखना कहाँ से कहाँ। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1773 टू 1785। सो ऑलरेडी वो गवर्नर थे। 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, इसीलिए टाइम पीरियड 1773 से लिखा हुआ है। बट क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी देयर इन इंडिया, इन बंगाल, इसीलिए 1772 में उनका पहला जुडिशियल प्लान आता है। 73 में आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी वजह से इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इनकी चीज़ें और बढ़ गई। क्या बढ़ गई? 74 में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ, बढ़ गई क्यों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी हम अभी इस यूनिट में एक्ट पढ़ने वाले हैं वो भी इनके टाइम पीरियड में आए। जो हमने तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है, केसेस की, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुए। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इनकी चीज़ें और इनकी हरकतें भी बढ़ गई थी। 65, 72, 73 हो गया। 74 में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड देन ऑल्सो सेकेंड प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। 75 में हुआ राजा नंद कुमार केस, जिसमें उनका ट्रायल हुआ और उनका एग्जीक्यूशन हुआ। दैट मीन्स ही वॉज हैंग्ड, मार दिया गया। इसीलिए इसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं। क्यों कहते हैं डिटेल्स बाद में देखते हैं, बट राजा नंद कुमार का केस जुडिशियल मर्डर से एसोसिएट किया जाता है। कीप दिस इन माइंड। 74, 75 हो गया। 77 में आया आपका पटना केस, जो कि 79 तक ही चला था। फिर 79 में कौसीजुरा केस हो गया था 79-30 में। 1780 में आ गया आपका थर्ड प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। 1781 वॉरेन हेस्टिंग्स थे ही अभी तक की। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया क्योंकि जो चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट में गड़बड़ थी वो चीज़ें सही होनी थी। फिर आता है हमारा 1784 जो कि हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है। 86 में वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होने लगे कि ये गवर्नर जनरल जो कुछ गड़बड़ कर रहा है इसको यहाँ से निकालो। बहुत सारी बदनामी भी हो रही थी ना ब्रिटिश क्राउन की। सो उन्होंने उसको बुला लिया, भैया तुम आ जाओ वापस। उसकी जगह भेज दिया गया कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था 1786 से 1793। 86 याद रख लेना, वॉरेन हेस्टिंग्स वापस गए। बट 93 कॉर्नवालिस कोर्ट वॉज वन ऑफ द लास्ट थिंग्स जो कॉर्नवालिस ने की। उसके बाद उसका टाइम पीरियड एंड हो गया। इस तरीके से याद कर सकते हो। सो 1787 में पहला जुडिशियल प्लान आया कॉर्नवालिस का। 1719 में सेकेंड जुडिशियल प्लान आया। 1793 में तीसरा आया। साथ ही साथ 1793 में जो कंपनी का चार्टर था वो 20 ईयर्स के लिए रिन्यू कर दिया गया। मतलब अब जो नेक्स्ट चार्टर उनको ऑथोराइज होता वो 1813 का था। देन कॉर्नवालिस कोड और ये जुडिशियल प्लान जो कॉर्नवालिस का था तीसरा वो आ गया 1793 में। मूविंग अहेड विद दैट 1797 में रिकॉर्डर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुए मद्रास और बॉम्बे में। अब ये डिफरेंट कोर्ट है, कोर्ट के नाम चेंज होंगे, थोड़े फंक्शन चेंज होंगे। यही है पूरा हमारा लीगल प्रोसेस डेवलपमेंट जो हमें पढ़ना है। रिकॉर्डर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुए मद्रास बॉम्बे में। 1800 में जो सुप्रीम कोर्ट था दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट मद्रास इन प्लेस ऑफ रिकॉर्डर्स कोर्ट। मतलब अब स्लोली एंड ग्रेजुअली
एक हायर जुडिशरी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जो स्टैब्लिश होने लगा। तो रिकॉर्डर्स कोर्ट था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बन गया। 1802 में देयर वॉज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सदर दीवानी अदालत एट मुर्शिदाबाद एंड कैलकाटा। 1813 में चार्टर एक्ट वॉज ग्रांटेड टू कंपनी एंड इट वॉज रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स, फिर से 20 ईयर्स के लिए मिल गया। मतलब अब जो एक्ट आने वाला था या अब जो चार्टर होता वो 1833 में आता, जो कि आया। ठीक है, फिर 23 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अब बॉम्बे में भी स्टैब्लिश करवा दिया गया रिकॉर्डर्स कोर्ट के रिप्लेसमेंट में। नाउ 28 में हमारे विलियम बेंटिंक आ जाते हैं। 28 से 35 रहेंगे, बट क्योंकि उनके रिफॉर्म मोस्टली 29 में स्टार्ट हो गए, 35 में भी ऑब्वियसली उतना बड़ा टाइम पीरियड है तो उन्होंने किए ही होंगे। बट आज की हमारी जो क्रोनोलॉजी है, हमारी रेड लाइन ये है, और आज की क्रोनोलॉजी हम यही ख़त्म करेंगे, दैट इज़ ऑफ द ईयर 1829 पे, जब रेगुलेशन 18 के अंडर सती प्रथा को एबॉलिश किया गया। एंड दिस हैड हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक, जो कि 28 में आ चुके थे 1828 में, और 35 तक ही रहने वाले थे। 33 में चार्टर एक्ट आ गया। आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस, क्योंकि हम फिलहाल यूनिट 2 पे हैं, तो यूनिट 2 की क्रोनोलॉजी पहले तैयार करो अच्छे से, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर कट व्यू कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। 33 का एक्ट आपका 3rd यूनिट में है, तो जब 3rd यूनिट पढ़ेंगे तो इसके आगे की क्रोनोलॉजी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आई होप ये जो भी पूरा प्रोसेस है, जितना भी बताया, सब समझ में आ गया हो। इजी है, आज तो सिर्फ स्टोरी सुनाई है। क्रोनोलॉजी का ध्यान रखना, डू इट एंड यू विल डेफिनेटली बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। आप अपने सामने इस क्रोनोलॉजी को रखो, बार बार देखो, क्लैरिफाई रखो अपने दिमाग में, एंड प्लेस योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो प्रिपेयर वेल, हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो गई है। अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ यू, योर सेल्फ एंड योर होम एंड योर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, बाय।